नमस्कार, आयन भारत देखना शुरू कर चुके हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। आज आपको दक्षिण के योगी कहे जाने वाले अन्नामलाई से जुड़ी पूरी कहानी बताऊंगी। कैसे अन्नामलाई बने तमिलनाडु में बीजेपी के सबसे बड़े नेता और अब क्यों उनको अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ रहा है। आपको पता ही है, मार्च में तमिलनाडु में विधानसभा के चुनाव होने हैं। बीजेपी इस बार किसी भी कीमत पर दक्षिण भारत का किला कहे जाने वाले तमिलनाडु में जीतना चाहती है। पार्टी पिछले 3 साल से इसे लेकर कवायद में जुटी हुई है, पूरी कोशिश अपनी कर रही है और इसके लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई भी प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। ऐसे बहुत कम नेता होते हैं जो पार्टी के लिए पद छोड़ दें, लेकिन अन्नामलाई ने दिखाया है कि वाकई वो कितने अनुशासित नेता हैं पार्टी के, कि पार्टी आगे बढ़े तमिलनाडु में। इसके लिए वो अध्यक्ष पद भी छोड़ने के लिए तैयार हैं। हालांकि उनकी अगुवाई में ही बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 10 से 12% वोट तमिलनाडु में हासिल किया। अन्नामलाई वही हैं जिन्होंने तमिलनाडु में बीजेपी की पैठ बनाई, लेकिन एआईएडीएमके से तकरार की वजह से पार्टी उन्हें अब केंद्रीय राजनीति में लाना चाहती है और चंद दिनों में बीजेपी तमिलनाडु में नया प्रदेश अध्यक्ष तय कर लेगी, नया प्रदेश अध्यक्ष चुन लेगी। और इस रेस में 4 नाम हैं, उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन पहले बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के तमिलनाडु के दौरे की। उनके इस दौरे के दौरान ही प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा होने की पूरी संभावना है। एआईएडीएमके के साथ गठबंधन और सीटों के बंटवारे पर भी सहमति बनने की उम्मीद है। दरअसल 60 के दशक के बाद ये पहला मौका है जब तमिलनाडु में दोनों क्षेत्रीय पार्टियां, सत्ताधारी डीएमके और प्रमुख विपक्षी पार्टी एआईएडीएमके, अपने बुरे दौर से गुजर रही हैं। जयललिता के निधन के बाद एआईएडीएमके और करुणानिधि के निधन के बाद डीएमके लगातार अपना जनाधार खोती जा रही है। ऊपर से मौजूदा सीएम एमके स्टालिन के खिलाफ भी तमिलनाडु में जनता में भारी नाराजगी है और ये बात जानते हैं स्टालिन, तभी वो रोज एक नई तरह की राजनीति तमिलनाडु में खेल रहे हैं। लेकिन ऐसे में बीजेपी ने मास्टर प्लान तैयार किया है। बीजेपी को पता है कि यही समय है, सही समय है और इसीलिए दक्षिण के किले पर भगवा झंडा लहराने की तैयारी में बीजेपी है। बीजेपी जिसे दक्षिण में सिर्फ कर्नाटक के अलावा कहीं भी कामयाबी हासिल नहीं होती, यानी वो कहीं पे भी सरकार नहीं बना पाती। बीजेपी ने तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा उलटफेर करने की तैयारी की और इसकी जमीन अमित शाह ने चेन्नई दौरे के दौरान तैयार की है। तमिलनाडु में अन्ना द्रमुक के साथ फिर से गठबंधन की कवायद से राज्य में उभरे नए समीकरणों में प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई के फिट न होने के कारण भाजपा उनका विकल्प ढूंढ रही है। खुद अन्नामलाई कुछ दिन पहले प्रदेश अध्यक्ष की रेस से खुद को बाहर बता चुके हैं। 11 अप्रैल तक तमिलनाडु के नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा भी हो सकती है। प्रदेश अध्यक्ष की रेस में जो शामिल हैं उनमें तिरुनेलवेली से विधायक नेन्नोर नागेंद्रन, केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन और वनिथी श्रीनिवासन का नाम चल रहा है। इनमें थेवर जाति समूह से आने वाले नागेंद्रन की दावेदारी सबसे मजबूत कही जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष रहते भाजपा को राज्य में लगातार सुर्खियों में बनाए रखने वाले 40 साल के अन्नामलाई की क्षमता को देखते हुए पार्टी दिल्ली बुलाकर उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर गढ़ने की तैयारी में है। अन्नामलाई 2 वजहों से पद छोड़ रहे हैं, या कहिए उन्हें छोड़ना पड़ रहा है। पहला कारण यह कि वो एआईएडीएमके यानी अन्ना द्रमुक ने उनको हटाने की स्थिति में ही गठबंधन करने की शर्त रखी है और ये अन्ना द्रमुक ने अभी नहीं, जब 2024 के लोकसभा चुनाव थे तब भी गठबंधन में आने के लिए शर्त रखी थी कि अन्नामलाई को अध्यक्ष पद से हटाना होगा। उस वक्त अन्नामलाई ने भी मना कर दिया था। अन्नामलाई ने केंद्रीय नेतृत्व को बता दिया था कि अगर बीजेपी को अपने दम पर कुछ हासिल करना है तमिलनाडु में तो उसे अन्ना द्रमुक के साथ नहीं जाना चाहिए। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। दूसरा कारण एआईएडीएम के नेता पलनीस्वामी, ये उसी गोंडर जाति से आते हैं जिससे अन्नामलाई हैं। ऐसे में दोनों घटक दलों के नेता एक जाति से होने से सोशल इंजीनियरिंग भी प्रभावित होती है। पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बदलने का निर्णय लिया
अब ऐसा नहीं कि बीजेपी अन्नामलाई को पार्टी में हाशिए पर धकेल देगी। अन्नामलाई की कीमत बीजेपी को पता है, उन्हें बाकायदा केंद्रीय राजनीति में अहम भूमिका भी दी जाएगी। ये वही अन्नामलाई हैं जिनके नेतृत्व में साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 11.4% वोट हासिल किया। पार्टी ने अन्ना द्रमुक के साथ गठबंधन तोड़ने के बावजूद प्रदेश में पहली बार डबल डिजिट में वोट शेयर हासिल किया, जबकि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को तमिलनाडु में महज 3.6% वोट ही मिले थे। ऐसे में पार्टी उन्हें खाली बिठाने की जगह राष्ट्रीय स्तर पर मौका देकर भविष्य के लिए तैयार करेगी। तमिलनाडु कोटे से केंद्र में मंत्री बने एल मुरुगन की जगह पर आगामी फेरबदल में अन्नामलाई को मौका मिल सकता है। दलित चेहरे एल मुरुगन मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं। 2026 में मुरुगन को राज्य की राजनीति में भेजकर विधानसभा का चुनाव लड़ाया जा सकता है। बदले में अन्नामलाई को उनकी जगह राज्यसभा भेजा जाएगा। मोदी सरकार में मंत्री के तौर पर अन्नामलाई को राष्ट्रीय स्तर पर काम करने का मौका मिलेगा, जिससे उनकी क्षमताएं और बढ़ेंगी। आईपीएस की नौकरी से इस्तीफा देकर राजनीति में आए अन्नामलाई को जब बीजेपी ने 2021 में तमिलनाडु का अध्यक्ष बनाया तो उन्होंने एकला चलो का रास्ता अपनाया। एआईएडीएमके को भी कई मुद्दों पर घिरने से पीछे नहीं हटे। चूंकि एआईएडीएमके दो गुटों में बटी रही, बीजेपी ने उसकी नाराजगी को बहुत गंभीरता से नहीं लिया। पार्टी को लगा अकेले पैर जमाने का यही सही मौका है। अन्नामलाई की स्टाइल के कारण एआईएडीएमके ने गठबंधन तोड़ने का ऐलान किया। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और एआईएडीएमके का खाता भी नहीं खुला। अगर दोनों साथ लड़ते तो 12 सीटों पर जीत हासिल हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे सबक लेते हुए दोनों दलों ने फिर से साथ आने की कोशिश की। गृह मंत्री अमित शाह के साथ बीते 25 मार्च को एआईएडीएमके नेता पलनीस्वामी की मुलाकात हुई। गठबंधन की बात हुई और बात तेजी से आगे बढ़ने लगी। चूंकि अन्नामलाई के तीखे तेवर के साथ अन्ना द्रमुक कभी सहज नहीं थी, इसीलिए उन्हें पद छोड़ना पड़ रहा है। तमिलनाडु में 58 साल बाद इस बार पहली बार ऐसे समीकरण नजर आ रहे हैं जिससे कोई राष्ट्रीय पार्टी वहां की राजनीति में मजबूती से पैठ बनाती नजर आ रही है। तमिलनाडु में आजादी के बाद से साल 1967 तक कांग्रेस का राज रहा। 5 मार्च 1967 तक कांग्रेस के भक्त वत्सलम मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद हिंदी विरोध की बुनियाद पर बनी डीएमके पहली बार वहां की सत्ता पर आई और 6 मार्च 1967 को सीएन अन्नादुरई मुख्यमंत्री बने, जिसके बाद से वहां द्रविड़ राजनीतिक दलों का ही ज्यादा प्रभाव रहा। इसकी राजनीति में वामपंथ की पुरजोर मिलावट देखने को मिली। अब पहली बार यहां के लोगों में दक्षिणपंथी विचारधारा को मान्यता मिलती दिख रही है। यही वजह है कि पीएम मोदी के पिछले 10 वर्षों में उत्तर से दक्षिण को जोड़ने के प्रयास, तमिल काशी संगमम के जरिए दक्षिण के लोगों को उत्तर की संस्कृति से जुड़ने का मौका मिल रहा। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से दक्षिण भारत, खासकर तमिलनाडु में हिंदी विरोध के स्वर राजनीतिक दलों तक सिमट कर रह गए। पीएम मोदी लगातार दक्षिण का दौरा कर रहे हैं। विकास योजनाओं को नई धार दी जा रही है। केंद्रीय योजनाओं का यहां की जमीन पर असर देखने को मिल रहा। दूसरी तरफ 4 बार के मुख्यमंत्री रहे डीएमके के एम करुणानिधि के बेटे एमके स्टालिन के भ्रष्टाचार को लेकर जनता में नाराजगी है। वहीं 5 बार की मुख्यमंत्री रही जयललिता के निधन के बाद एआईएडीएमके में कोई ऐसा दमदार चेहरा नहीं जिसके दम पर पार्टी चुनाव जीत सके। ऐसे में एआईएडीएमके और बीजेपी दोनों पार्टियां एक दूसरे की जरूरत हैं और यही जरूरत बीजेपी के लिए बड़ा मौका है दक्षिण के किले पर भगवा लहराने की, और इस मौके को बीजेपी अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती। कोई पार्टी 2 तरह से ग्रो करती है, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। बीजेपी ने जब ऑर्गेनिक तरीके से देखा तो 3.6% वोट से 2019 में 2024 में तकरीबन 12% वोट तक पार्टी पहुंची, लेकिन अब उसे लग रहा है कि उसे इनऑर्गेनिक ग्रोथ की जरूरत है, क्योंकि इस वक्त मौका अच्छा है। डीएमके इस वक्त सबसे कमजोर है और अगर एआईएडीएमके के साथ बीजेपी आती है तो उसे बड़ी जीत मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर विजय सतपथी की पार्टी, जो नई पार्टी उन्होंने लॉन्च की है, ये चुनौती होगी बीजेपी के लिए। हालांकि अभी उनका कितना लोगों के बीच वर्चस्व है, उनकी लोकप्रियता विजय की कितने वोट समेट पाती है,
इन सब पर नजर होगी। लेकिन खबर यह भी है कि AIADMK बीजेपी के साथ कोशिश कर रही है कि विजय सेतुपति की पार्टी भी उनके साथ आ जाए। हालांकि ये होगा कि नहीं, ये अभी कह पाना मुश्किल है। आपको क्या लगता है इस पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल लायन भारत को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।